कि हम कहानी कैसे पढ़ते थे वो पब्लिक को बताते थे। हमारा गुस्सा, हमारी हंसी, हमारा दूर जाना, हमारा पास आना, और हम सिर्फ माइक के साथ। मैं उसी विधा को आपको फिर याद दिला रहा हूँ कि रेडियो आज भी जीवित है, और वो रेडियो परंपरा आपके सामने हम कुछ कलाकार जीवंत करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हाँ आपके ठीक पीछे खड़ी हुई, थोड़ा मुड़कर तो देखिए। क्या कहा? सामने तो बस एक इमारत है। ठीक कहा, मैं ही वो इमारत हूँ जो आपसे मुखातिब है। पहचाना मुझे? वो देखिए, वो सामने गेट पर टंगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम भी लिखा है, बसेरा ओल्ड एज होम, यानी वृद्धाश्रम। रोज ही देखती हूँ आप सभी को इधर से गुजरते हुए। कितने व्यस्त नजर आते हैं आप सब। पल भर में ये जा वो जा, तेज रफ्तार जिंदगी जो हो गई है ना? कहाँ फुर्सत है किसी को जो दो पल थम कर महसूस करे बदलते समाज की वो तस्वीर जिसका हिस्सा शायद ढलती उम्र में आप भी। अरे नहीं, डरा नहीं रही, बल्कि जीवन की वो हकीकत, उसका वो पहलू दिखाना चाहती हूँ जिससे नजरें चुराए, बेफिक्री का धुआं उड़ाए, बहुत आराम से इट्स नॉट माई प्रॉब्लम ये कहकर कंधे उचकाते चल देते हैं आप सब, ये जानते हुए कि ये इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। जानते हैं, मेरे भीतर भी कई जर्जर पन्ने हैं जो इतिहास बनने को आतुर हैं। पढ़ना चाहोगे उन पन्नों पर लिखी खून के रिश्तों की वो ताबीर जिसके हर दर हर में समाई है, उदास चेहरों के पीछे छिपी अनदेखी आस की, अपनों के ही हाथों छले दम तोड़ते विश्वास की, झुर्रियों में दबे यादों की करवटों से, मन की चादर पर आंखों के आंसुओं से भीगती सिलवटों में पथराए सहारों की कथा व्यथा सुनना चाहोगे? हाँ, इस बनते इतिहास में एक पन्ना ऐसा है जिसका जिक्र अभी नहीं करूंगी। पहले चंद किरदारों से आपकी मुलाकात करा दूं, इनकी वेदना को जरा स्वर दे दूं, फिर खोलूंगी इस पन्ने को। तो गुजारिश है आपसे, थोड़ा कदमों को थाम लीजिए और मेरे साथ इन पीले पड़ते बदरंग फड़फड़ाते पन्नों की सुनी अनसुनी दास्तान को सुनिए। आइए आइए भीतर आ जाइए, गेट तो खुला है, आ जाइए। आपको मिलवाते हैं मेरी इमारत के कमरों में रह रहे उम्र के आखिरी पड़ाव को खींचते घसीटते चंद किरदारों से। आइए, फिर सुशीला जी को दमे का अटैक पड़ा है। बेचारी 4 साल पहले यहाँ आई, खुद नहीं आई थी। इनका अफसर बेटा इन्हें सामान और सम्मान के साथ यहाँ लाया था और छोड़ गया। याद है मुझे वो दिन, कैसे नन्ही बच्ची की तरह बेटे से लिपट रही थी। सुशीला जी बिलखते हुए बस कहते ही जा रही थी, बेटा ये तो वृद्धाश्रम है, मुझे यहाँ क्यों लाया बेटा? कितना उजाड़, यहाँ बात सा लग रहा है बेटा। मेरा दम घुट रहा है बेटा,
चिल्लाती थी, हैं? कि मेरे पास कोई बैठता नहीं, कोई साथी नहीं जिसके साथ मैं समय बिता सकूं, सुख दुख कहकर जीवन का कर सकूं। अब देखो यहाँ कितने ढेर सारे लोग लगभग तुम्हारी उम्र के होंगे, कितनी चहल-पहल है, रौनक है, अरे तुम्हारा खूब मन लगेगा यहाँ ना। रजत बेटा, मेरी शिकायतों का ये मतलब बिल्कुल नहीं था बेटा। तो बस तुम्हारी बहू अर्पिता और अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारने की बात कर रही थी बेटा। कितने दिन हो जाते हैं एक घर में रहते हुए तुम्हारी सूरत देखने को तरस जाती हूँ बेटा। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आता, बस दफ्तर से आगे सीधे अपने कमरे में कैद हो जाते हो। कैद नहीं हो जाता हूँ माँ, थक जाता हूँ काम करते करते, इसीलिए कुछ सुकून के पल तलाश में है। इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। बेटा मैं कहाँ तुमसे घंटों अपने पास बैठने की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास काम का बहुत बोझ होता है बेटा, लेकिन चंद पल तो मेरे लिए निकाल ही सकते हो ना बेटा। याद है जब तुम छोटे थे, मेरे बगल एक पल भी तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाता था बेटा। स्कूल जाते समय कितना रोते थे तुम, कितने जतन करती थी तुम्हें बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। दिन भर काम के बोझ से थकी जब मैं बिस्तर पर सोने जाती थी तो तुम कैसे मेरे आंचल से लिपट कर कहानियां सुनने की जिद करते थे। मेरी पलकें नींद से बोझल रही, लेकिन तुम्हें कहानी सुनाने लगी मैं। 1, 2, 3, न जाने कितनी कहानियां सुनने के बाद तुम तो सो जाते थे। बेटा मैंने तो कभी तुम्हें नहीं झिड़का, कभी थकने का बहाना भी नहीं बनाया। जब देखो तब वही एहसास। अब मैं बच्चा तो नहीं हूँ जो तुम्हारे पल्लू से बंद कर अपना सारा जीवन बिता दूं, कहीं कहीं तक फिरता रहता। अरे मेरी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 100 पखेड़े हैं जान के मेरे। लेकिन ये सब तुम्हें अब समझ में आता है क्या? तुम्हें तो बस खुद की ईमानदारी का शौक लग गया है। अरे कभी घुटनों का दर्द, कभी दमे का अटैक, कभी कुछ और, कभी कुछ और, रोज एक नया नाटक। मैं नाटक करती हूँ? तुम मेरे बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हो रजत। जिस माँ ने तुम्हारे जरा से सिरदर्द पर पूरी रात तुम्हें खुद से लगाए आंखों में सारी रात काटती हो, उसकी बीमारी तुम्हें नाटक करती है। खाते खाते मेरा दम निकल जाता है।
इसी के कारण मैंने तुम्हें यहाँ रखने का निर्णय लिया। घर को आजाद कर रखा। तब मुझे और पिता को और यहाँ तक के बच्चों को भी कुछ बेचारी घर के सुबह से शाम तक घर के कामों में जूझती रहती है। तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि उसका हाथ काट दो। और बच्चों को हम तुम्हारे पास कैसे भेज दें? वो छोटे हैं, तुम लगातार खांसती रहती हो। इन्फेक्शन हो गया तो उन्हें दो, तो हम क्या करेंगे? आए दिन तुम्हारे कारण घर में अशांति बनी। याद है उसे तुमने खाने को लेकर कितना बखेड़ा। मैं तो ऑफिस में लौट कर आया तो घर में तूफान मचा था। बेचारी ना इतना काम करती है, इतना घर का काम करती है, लेकिन तुम्हें तो अपने मुंह का स्वाद चाहिए, स्वाद पूरा होना चाहिए। मगर बेटा उस दिन की कोई बात मैंने तो आज तक तुमसे नहीं की, कुछ भी नहीं बताया तुम्हें। नहीं बताया था तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? उस दिन अनिता कितना रोई थी। बेचारी तुम्हारी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहती है और तुम्हें अपने साइकी की पड़ी रहती है। बेटा जो बहू ने बताया तुमने मान लिया। तुमने मुझसे पूछा कि माँ क्या बात हुई थी? जानते हो उस दिन क्या हुआ था? बहू यहाँ मत आया करिए। दुनिया भर की एक तो बीमारी लिए फिरती है। पता है मुझे कितनी बार सफाई करनी पड़ती है घर की। अपने कमरे में तो आपको चैन ही नहीं पड़ता। बस जब जी चाहा मुंह उठाए चली आती हैं। और अब मुंह से फूटेंगी भी। क्या करने आई है यहाँ पर? बहू थोड़ा सा नमक मिल जाता। सब्जी में ना नमक नहीं है। शायद बेटा तुम नमक भूल गई हो। वाह, इतनी लंबी जीभ है आपकी, तो अपने बेटे से कहें कि आपका खाना ना होटल से ऑर्डर कर दिया करें। चलिए जाइए यहाँ से। और हाँ, जो मिला करे ना चुपचाप खा लिया करिए। समझी कि नहीं? जीना तो बाहर करके गैस बुढ़िया नहीं तो। बहू बेटा चुपचाप ही तो खा लेती हो। जो तुम रूखा सूखा डाल देती हो मेरे सामने, चुपचाप ही तो खाती हो। जानवर उसके से भी कोई ऐसा शुरू नहीं करता बेटा जो तुम मेरे साथ करती हो। ओह, क्या बात है, बहुत जुबान निकलने लगी है। रुको मैं बताती हूँ जानवर के साथ क्या सुलूक किया जाता है। रुको, चलो निकलो यहाँ से। और यहाँ सुनो, दिखाई मत देना, समझे? अब तुम देखो, अब तुम बस बंद पड़ी रहो इसी कमरे में, समझे? अब पड़ी रहो यहाँ भूखी और प्यासी। नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, थैली भर का काम तो होता नहीं इनसे। हाँ, चटोरेपन में अव्वल। जीना हराम करके रखी है इस बुढ़िया ने। आज आने दो, फाइनल बात होगी इस घर में। मैं रहूंगी या ये बुढ़िया? आने दो रजत को। बेटा उस दिन कहीं तुम परेशान न हो जाओ और मुझे लेकर बहुत
से लड़ाई न करने लगो। रोज रोज तुम्हारी कहा सुनी होती रहती है, बस घर का माहौल खराब न हो इसलिए चुप रही। लेकिन आज वाह वाह वाह, क्या कहानी सुनाई है। मान गया। अब मुझे लग रहा है कि कैसे बरकताने गुजारे हुए तुम्हारे साथ ये 10 साल। तो सच में बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो। आज मुझे अपने इस निर्णय पर कोई पूछता नहीं। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम मुझे झूठा कह रहे हो। मुझे यहाँ अनजानों की पीठ पे छोड़ के जा रहे हो बेटा। मैं कैसे रह पाऊंगी बेटा तुमसे दूर। अब तो बर्बाद ही नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के ही मैं जीती हूँ बेटा। बच्चों की चहल पहल से दूर से ही सुन के खुश होने लगी हूँ बेटा। बेटा मुझे दूर मत करो बेटा, मुझसे दूर मत करो। जिस घर में मेरी अनगिनत यादें जुड़ी है बेटा, तुम्हारे पापा की न होने पर भी उनके होने का एहसास मुझे घर के हर हिस्से में महसूस। बेटा सुनो तो बेटा सुनो बेटा आता है। महीने की दूसरी तारीख को सुशीला जी को मिलने वाली पेंशन के चेक पर सुशीला जी के दस्तखत के लिए 1000 रुपए की मुट्ठी में थमाकर चल देता है। इन 4 सालों में न कभी बहू आई न उनके बच्चे। बेटे के जाने के बाद सुशीला जी घंटों गेट पर निहारती रहती है, इस आस में कि क्या पता कब बेटे का मन बदल जाए और वो उन्हें घर वापस ले जाए। कितनी भोली है सुशीला जी, जो ये नहीं जानती कि मेरे इन दरों दीवारों का रंग चाहे कितना भी कच्चा क्यों ना हो, लेकिन मुझ में रहने वाले हर सदस्य के स्थायित्व का रंग बड़ा पक्का होता है, बड़ा ही पक्का होता है। हेलो हेलो हेलो, बेटी कुसुम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। रुको मैं लॉन में जाता हूँ। हेलो हेलो हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम, कहने को तो नेटवर्क प्रॉब्लम, पर नंबर लगेगा तब कोई फोन उठाएगा ना। फिर भी सिन्हा साहब दिन भर 73 साल के हो गए, अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। भूल जाते हैं कि खाना खाया कि नहीं, दवाई ली या नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन बेटी का नंबर डायल करना कभी नहीं भूलते। मोबाइल हमेशा खुद से चिपकाए रहते हैं, इस उम्मीद में कि न जाने कब बेटी पलट कर फोन कर दे। लेकिन बेटी दामाद ने तो नंबर के साथ साथ देश भी बदल दिया है। आबकारी विभाग में बाबू के पद पर थे सिन्हा जी। एक ही बेटी है कुसुम, खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में शादी की। रिटायरमेंट के बाद आराम से अपनी पत्नी अपनी राधिका के साथ कभी वृंदावन, कभी केदारनाथ, कभी काशी की यात्रा करते रहते। लेकिन 2 साल पहले राधिका जी के अचानक गुजर जाने के बाद खोई से रहने लगी। कुछ याददाश्त भी कमजोर होती जा रही थी।
बेटी दामाद मिलने घर आए। पापा, पापा, आप हमारे साथ कानपुर चल रहे हैं। अब हम आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। कुसुम बेटा, कैसे चला जाऊं इस घर से? यहाँ तुम्हारी माँ की यादें हैं, तुम्हारे बचपन की शैतानियाँ हैं, शरारतों की अनुभूति है। ये सब छोड़कर और फिर मेरी सारी जरूरत की चीजें तरतीब से यहीं रखी हैं, बड़ी आसानी से मिल जाती है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। पापा, आप भी हद करते हैं। घर के बाहर थोड़ी देर गुजारने के बाद आपको घर का रास्ता तो ठीक से याद नहीं रहता, और आप बस मैंने और कुसुम ने ये फैसला कर लिया है कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन इस घर को कैसे खाली छोड़कर चला जाऊं? इस घर की एक एक ईंट कुसुम की माँ और मैंने बड़ी हसरतों से रखी। इस घर से हमारे जज्बात जुड़े हैं। मुझे पता है पापा कि आप माँ से कितना जुड़े हुए थे, और ये भी जानती हूँ कि माँ के जाने के बाद यहाँ गुजारा एक एक पल आपको कितनी टीस देता होगा। ये भी जानती हूँ पापा कि माँ की गैर मौजूदगी आपको कितना रुलाती होगी। लेकिन पापा, घर तो रहने वालों से आबाद होता है ना। माँ नहीं है, मैं भी इतनी दूर हूँ, और आप यहाँ एकदम अकेले पड़ गए हैं। इसलिए हम अब आपको लेने आए हैं, और अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। हाँ पापा, इनकार मत कीजिएगा। कल सुबह ही हम लोग निकल जाएंगे। कुसुम, तुम पापा का बैग तैयार करो, और हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स जरा संभाल के रख लेना, समझी? कैसे डॉक्यूमेंट? अरे पापा, आपको याद नहीं, स्कूल में होने वाले जो कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, डिबेट में मैं कितना भाग लेती थी, और अक्सर फर्स्ट प्राइज भी तो जीतती थी। कितने ढेर सारे सर्टिफिकेट्स मिले थे मुझे। शादी के बाद सब यहीं छूट गया। बच्चे बहुत जिद करते हैं देखने की, उसी की याद दिला रहे थे आयुष। ओह, याद आया। भाई, तुम तो मेरी बड़ी ही होनहार बेटी थी, बचपन में भी और आज भी। प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। और पापा, मैं? तुम भी बेटा खुश नसीब लोग हैं जिनको ऐसा दामाद मिलता है। क्या पापा, फिर दामाद? पल भर में आप पराया कर देते हैं। सॉरी बेटा, तुम तो मेरे बेटे से भी बढ़कर हो। तो डन, कल सुबह आप हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है, जैसा तुम दोनों समझो। के कागजात पर? नहीं यार, अभी तो मैंने नहीं लिए। वो हद करते हो तुम। एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। तुम रहने दो, मैं ही कुछ करती हूँ। कितने काम पेंडिंग पड़े हैं। ब्रोकर का भी इलाहाबाद से फोन आ रहा है, और उधर जर्मनी के लिए हम सबका वीजा पासपोर्ट कब से बनकर तैयार है। 20 दिन की बाद ही फ्लाइट है, और सबसे जरूरी काम अभी तक नहीं हुआ तुमसे। कुछ मुझे ही सोचना पड़ेगा। कुछ सोचती हूँ मैं। पापा, पापा। हाँ कुसुम। पापा, इधर आइए, इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए जरा। ये कैसे पेपर है कुसुम? अरे पापा, वो बताया था ना मैंने कि यहाँ यात्रा नाम की एक संस्था है जो बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराती रहती है। अरे सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये उसी की सदस्यता के लिए कुछ पेपर हैं। बहुत शौक है ना आपको घूमने फिरने का पापा, तो बस ये समझिए उसी शौक को पूरा करने की तैयारी है। बस यहाँ एक दो जगह आपके साइन चाहिए थे। शौक तो था, तुम्हारी माँ जिंदा थी तब। अब सारे शौक तो उसी के साथ है। पापा, फिर वही निराशा वाली बातें। वो सब ठीक ही तो कह रही है। थोड़ा बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। हाँ पापा, अब ये सब बातें छोड़िए, और ये लीजिए पेन, और जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ वहाँ दस्तखत करते जाइए। लाओ भाई। वेरी गुड पापा, ये रहा आपका टिकट। आप भारत भ्रमण के लिए जा रहे हैं, वो भी पूरे 25 दिनों के लिए। हाँ पापा, और मैंने भी सारी पैकिंग कर दी है, और परसों ही निकलना है आपको। लेकिन बेटा, इतने दिनों के लिए? अब कोई लेकिन नहीं पापा। मेरी उस संस्था के संचालक से बात हुई है,
आपकी सेहत का, आपके खाने पीने, रहने की व्यवस्था का बहुत बढ़िया इंतजामात हो गया है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ। और पापा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अकेले थोड़े होंगे ट्रेन में। आपकी एज ग्रुप के लगभग 15-20 लोग हैं इस यात्रा में। अब ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पर भी सिग्नेचर कर दीजिए ताकि संस्था की मेंबरशिप में आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है पापा? ठीक है बेटा। फोन पर फोन मिलाते रहे बेटी दामाद को, मगर सब व्यर्थ। कोई यहाँ होता तो जवाब देता। बेचारे मोहल्ले भर में एक एक लोग से पूछते रहे, पर किसी को कानों कान खबर नहीं। बेचारे किसी तरह इलाहाबाद अपने घर पहुंचे तो पाया कि यहाँ भी बुरी खबर उनका इंतजार कर रही है। बेटी दामाद दोनों ने यहाँ जमीन जायदाद सब बेच दी थी। इन 25 दिनों में सिन्हा साहब का सब कुछ लुट गया। करोड़ों की संपत्ति एक पल में धोखे से हड़प ली गई। ये धोखा विश्वासघात किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि सिन्हा साहब की खुद की अपनी बेटी और दामाद ने किया था। सदमा इतना गहरा था कि सिन्हा जी अपने मानसिक संतुलन खो गए थे। जब 2 दिन बाद होश आया तो सरकारी अस्पताल में खुद को पाया। अब जेब में न खाने को पैसे थे न इलाज के। हॉस्पिटल का ही एक वार्ड बॉय उन्हें मेरे पास तक छोड़ गया। बस सारा दिन लेटे लेटे छत को घूरते रहते, न जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते थे। पेंशन के भी कोई कागजात उनके पास नहीं थे, और होते भी तो उनकी मानसिक दशा इतनी खराब हो चुकी थी कि अब कुछ नहीं कर सकते। अरे आप लोग तो बड़े आश्चर्य से मेरी ओर देख रहे हैं, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आए दिन तो रेडियो, टेलीविजन, अखबार, सोशल मीडिया पर खबरें आती रहती है ना इन बुजुर्गों से संबंधित। पढ़ते सुनते तो होंगे ही आप सब। शायद इन खबरों में आपको कोई सनसनी नहीं दिखाई देती ना, इसीलिए आप मैं प्रवचन बिल्कुल नहीं दे रही, बस जो कुछ भोग रही हूँ मेरी इस इमारत की ईंट दर ईंट वही बयां कर रही है। सॉरी अगर आप सबको दुख पहुंचा, पर आप सब पैनिक मत होइए, घबराइए नहीं। जानते हैं, दर्द, उपेक्षा और स्वार्थ की ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियां मुझ में बसती हैं, जिनके सफ़हों को रोज रोज पढ़ना कांटों भरे रास्ते से गुजरने जैसा ही होता है। दर्द की ये दास्तान मैंने गढ़ी और यहीं से विराम देती हूँ। आगे कुछ अनोखा है आपके लिए। अरे ये गाड़ी की आवाज सुनी आपने? ये अरे वाह, लगता है इस कारुणिक महाकाव्य का वो हिस्सा सुनाने का समय आ गया जिसका जिक्र शुरू में ही मैंने आप सबसे किया था। याद है आपको? ये जो गाड़ी से उतर रहे हैं ना, ये नवयुवक, इनका नाम है डॉक्टर निखिल, शहर के नामी सर्जन। दरअसल ये आज का वो जुगनू है जिन्होंने रिश्ते की इस अंधेरी गुफा में उजास भरने का अहद किया है। पता है आपको, आज इनकी गोद ली हुई दोनों बेटियों का जन्मदिन है, इसीलिए ये इस वृद्धाश्रम से उनके लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेने आए हैं। जानती हूँ आप सब लोग सोच में पड़ गए कि ये क्या पहेली है, क्योंकि यहाँ तो लोग गिफ्ट देने आते हैं, फिर यहाँ से कोई। आइए चुपचाप मेरे पीछे चले आइए। सुनते हैं आश्रम के प्रबंधक कुशवाहा जी और डॉक्टर निखिल आपस में क्या बातें कर रहे हैं। शायद आपको भी अपनी पहेली का हल मिल जाए। आइए। डॉक्टर साहब, एक बार फिर विचार कर लीजिए।
कहीं ऐसा ना हो कि भावुकता में उठाया गया आपका कदम घर में नए सिरे से समस्या खड़ी न कर दे। आप परेशान ना हो कुशवाहा जी, मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी और दोनों बेटियों का निर्णय है ये। घर से यहाँ तक आने के बीच लगभग 15 काल्स आ चुकी है उन सब की। बहुत एक्साइटेड है सब। कुछ देर न कीजिए, 1 घंटे बाद केक कटने वाला है। उसके पहले मुझे माँ को लेकर घर पहुँचना है। आपने उन्हें बता दिया है ना? आप निश्चिंत रहिए डॉक्टर साहब, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बोलिए तो मैं अभी उनको बुलवा लेता हूँ। नहीं, मैं उन्हें खुद लेने उनके कमरे तक जाऊंगा। माँ, तुम तैयार हो गई हो ना? हाँ बेटा, लेकिन माँ लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है। जल्दी चलिए, पीहू, माही और तुम्हारी बहू बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। बेटा आज तो दोनों का जन्मदिन है ना, और मेरे पास तो देने को कुछ है ही नहीं। देखो माँ, कंजूसी नहीं चलेगी। दुआओं और आशीर्वाद का खजाना है तुम्हारे पास, जिसकी जरूरत तुम्हारी पोतियों के साथ साथ हमें भी है। लाओ, ये बैग मुझे दो। जुग जुग जियो बेटा, बहुत तरक्की करो, जुग जुग जियो। तो अब पहेली का हल मिल गया होगा आप सबको, है ना? अरे ये क्या, आंखें नम हो रही हैं। ओह, वैसे आंखें तो मेरी भी भीग रही हैं, लेकिन मेरी आंखों में तैरते ये खुशी के वो आंसू हैं जिनकी चाह मेरे भीतर तब से है जब मेरे वजूद की पहली ईंट रखी गई थी। सच माना, मैं कभी भी खुद को इस रूप में परिभाषित नहीं करना चाहती। मैं सुशीला जी के लिए बहुत खुश हूँ। आज उनकी प्रतीक्षा को विराम चिन्ह मिल गया। पता है मुझे कि घर से किसी का जाना सन्नाटा पैदा करता है, लेकिन ये जाना शायद इबारत गढ़े रिश्तों के उस रूप की जिनमें बुजुर्गों की दुआओं का रंग शामिल है। आज फिर एक इच्छा जागी है कि हर दिन कोई निखिल आए और मैं वीरान हो जाऊँ। उस रोज मेरी आंखों में खुशी के चंद आंसू नहीं, बल्कि खुशहाली की गंगा जमुनी धार बहेगी। और मुझे पक्का यकीन है कि जीवन की इस सांझ बेला में नई पहल का ये नन्हा दिया नाउमीदी के काले आसमान में कल सूरज की तरह चमकेगा। हाँ, देखना वो सुबह जरूर आएगी वो सुबह। एक नई इबारत लिखी वंदना राठौर जी ने, जिसे आप अभी सुन रहे हैं। एंजॉय करें।